तो दिल्ली का दंगल, जी हाँ, चुनाव की तारीखों का ऐलान और इसके साथ ही लगातार गारंटियों और कहीं ना कहीं रस्साकशी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी देखने को मिल रही है, सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। और कांग्रेस भी इस बीच लगातार जो अपने चुनावी वायदे और गारंटी है उसका ऐलान कर रही है। इसलिए कुछ सवाल और कुछ तथ्य हम चाहते हैं कि पहले स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने हम प्रस्तुत करें, उसके बाद आज के पैनल के जरिए इन सवालों और तथ्यों को टटोलने की, समझने की और इनके तह तक जाने की कोशिश आगे बढ़ाएं। एक नज़र दर्शकों के सामने हम रखना चाहते हैं ये आज के तथ्य कि दिल्ली का चुनाव वादों और गारंटियों की जंग ये देखने को मिल रही है। हालांकि सीधे सीधे जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो चुनाव है वो केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जनता की अदालत में अब उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। बीजेपी क्या 2 दशक के बाद अपना कमाल दिखाएगी, कमल खिला पाएगी दिल्ली में, और आपसे अलग हुई कांग्रेस की कोशिशों में कितना दम दिख रहा है, उसकी गारंटियों में कितना दम दिख रहा है। और सीधा सीधा अगर बीजेपी की कोशिशों की एक बात यहाँ पर दर्शकों के सामने रखें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहले ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट विवाद को लेकर या फिर जो ईवीएम मशीन है उसकी छेड़खानी से जुड़ा जो भी अपना पक्ष रखा है। चुनाव आयोग की सफाई जो सामने आई है वो कितनी प्रभावी है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, खास करके दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इन तमाम जो आरोप हैं, सवाल हैं, इसके बीच दिल्ली के मतदाताओं के मन में क्या, ये सवाल सबसे बड़ा है। और आइए आज के जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं उनका स्वागत करते हैं। हम स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वंशराज दुबे, डॉक्टर टीना करमवीर हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, और बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ रही हैं मीना तारनाइट जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत गुरमीत सर आपसे ही करना चाहूंगी, इस वक्त जो नज़ारे तस्वीरें निकल कर आ रही हैं दिल्ली की सड़कों से, शीश महल का मुद्दा और सीधे सीधे चुनावी मैदान में सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह मोर्चा संभाले हुए नजर आए। बुधवार के दिन की जो तस्वीरें हमने देखी है, क्या करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी की जो आक्रामक स्ट्रैटेजी है, अटैकिंग स्ट्रैटेजी है केजरीवाल के इर्द गिर्द, वो स्ट्रैटेजी क्या बिल्कुल फिट निशाने पर मतदाताओं के मन में? देखिए, पहली बात तो ये कि नेहा जी, दिल्ली में खूब सर्दी है, हमारे यहाँ भी बहुत सर्दी है और अब चुनाव की घोषणा के साथ ही, वैसे तो सबको ये प्रत्याशित था ही, उम्मीद थी कि चुनाव जो है वो फरवरी में हो जाएंगे जी। लेकिन अब घोषणा के बाद जो विधिवत इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है, तो नेचुरली अब आप ये मान के चलिए कि 1 महीने से भी कम का समय रह गया, तो वो जो माहौल है वो एकदम से अब दिल्ली का गरमाएगा ही। और राजनीतिक तौर पर, क्योंकि दिल्ली हम वैसे कहें तो केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित राज्य है, लेकिन उसको पूरे अधिकार नहीं है। मतलब केंद्र शासित, वैसे जो मेरे मुंह से गलती से निकला वो कई लोग तो उसको ठीक भी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली की पुलिस और बहुत सारी चीजें, कई जो अधिकार हैं वो केंद्र के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी एक अपनी अहमियत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर सत्ता पे काबू है, सत्ता पे काबिज है और तमाम उसके बावजूद, कोशिशों के बावजूद वो एक अभेद किला उनका बना हुआ है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में सफलता मिली जहां उनकी सरकार है, लेकिन वो अभी केवल पिछले चुनाव से वो वहां पर आए, लेकिन दिल्ली में उनका एक लगातार रिकॉर्ड है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल, ये जो इनका कार्यकाल था ये बहुत उथल पुथल भरा रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि केजरीवाल जी को, जो इनके सुप्रीमो हैं, उनको बहुत लंबे समय तक जेल में भी बिताना पड़ा, बाकी मंत्री भी जेल पे गए, और जो वो कट्टर ईमानदारी वाली बात, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अन्ना आंदोलन से ये निकली है पार्टी, और खुद केजरीवाल जी उसमें उस समय अन्ना हजारे के साथ थे और सभी लोग, बाकी भी बहुत सारे लोग अलग होते गए, वो चलता गया, लेकिन केजरीवाल जी का जो सिक्का है वो चलता रहा। लेकिन इस चुनाव में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जहां से आपने बात शुरू की थी, वो प्रमुख रहा, क्योंकि और उसमें भी खास तौर पे जो शराब की जो नीति बनी, जो आबकारी नीति बनी, उसको लेके, और फिर अरविंद केजरीवाल भी उसी तरीके से खेलते हैं जिस तरीके से बीजेपी खेलती है कई मामलों में। चाहे वो लक्ष्मी जी की, उन्होंने एक बार फोटो की बात कर दी थी नोट में, या मंगलवार की बात कर दी थी, तो वो उनको मालूम है कि
किस तरीके से मुकाबला करना है। तो जितने विपक्षी दल हैं उनमें बल्कि अरविंद केजरीवाल को ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से उसी मुहावरे में बात कर लेते हैं। जी तो अब उन्होंने वो सारा कुछ किया जो आपको मालूम है, जो पीछे हुआ, जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने रेजिग्नेशन किया और वो खड़ाऊ वाली बातें चली और तमाम चीजें हुई। तो अब वो रियल टेस्ट उनका अब होना है और उस रियल टेस्ट में जैसे आपने कहा कि उनके जो भी सिपासलार हैं, चाहे वो संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज हो या मुख्यमंत्री पद पर आसीन आतिशी हो, जी इन लोगों की तरफ से सारी ताकत इस बात के लिए लगाई जाएगी क्योंकि उनका सर्वाइवल, उसके बाद फिर पंजाब में चुनाव आ जाना है, वहां पर भी 2 वर्ष का कार्यकाल रह गया है। तो इसलिए उनका जो सर्वाइवल है और जो राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी जो दखल है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो इसलिए चुनाव बहुत ही जिसे कहते हैं जोरदार होने की उम्मीद है और अगले कुछ दिनों में तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी। कैंडिडेट्स उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस करी दी हैं, आप जानते हैं, उन्होंने बाकी पार्टियों से पहले तैयारियां। प्रोफेसर गुरमीत, जिस तरीके से तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है, अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं, उन तैयारियों के पैमाने पर अगर मैं समझना चाहूं कि कांग्रेस की तैयारी और बीजेपी की तैयारी कितनी जो है, आप जो होड़ है या फिर जो आक्रामकता है उतनी ही धारदार दिख रही है जितनी आम आदमी पार्टी की दिख रही है? देखिए, पिछले दिनों में आपको मालूम है कुछ बयानों को लेकर बहुत चर्चा हुई जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए, जिनको लेकर आपत्ति भी हुई। मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने उसमें उनको दुख भी हुआ, उनके आंसू भी आए। वो जाकर यूथ कांग्रेस के लोगों ने भी जो पार्टी, क्योंकि वो जो नेता थे उन्होंने दोनों के बारे में बयानबाजी की, तो वो जाके अपने विजुअल्स देखे होंगे कि उनके घर के बाहर जाके उनकी नेम प्लेट वगैरह पे भी कालक लगाने की बात हुई। तो माहौल, जैसे मैंने कहा, वो गर्म है। और जहां तक मुकाबले की बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी लड़ाई हल्के में लेती नहीं, मैदान छोड़ती नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तरफ से जो भी जोर लगा सकती है वो लगाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिसे कहते हैं ना, पेन इन द नेक वाली बात है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री का उतर जाना, सबसे पहले अगर मैं देखूं बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री उतर आए हैं, तो इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी की? मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, देखिए, लोकसभा की सीटें जीतती रही लेकिन विधानसभा में उनको सफलता नहीं मिली। और ना सिर्फ सफलता नहीं मिली, काफी हाशिए पे रहे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा, जिसे कहते हैं, कांटा जो वो मानते चलते हैं कि वहां पर वो बना हुआ है। तो अब वो उनको हटाने में कामयाब, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी, अब उदाहरण के लिए आप हरियाणा की बात कर लीजिए, वहां भारतीय जनता पार्टी किसी ने नहीं सोचा था और तीसरी बार भी सत्ता में आ गए। और इवन 2014 में भी लोगों को उम्मीद नहीं थी जब पहली बार आए। तो और सटा हुआ है, उधर यूपी दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर बार बार भारतीय जनता पार्टी, बार बार मतलब दूसरी बार योगी आदित्यनाथ आ गए। उधर राजस्थान है, राजस्थान में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी। तो कहने का मतलब वो बीच में एक स्पॉट उनको नजर आता है, नहीं तो ज्यादा तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने घेरा हुआ है दिल्ली। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव बहुत मजबूती से जमा लिए हैं, खासतौर पे हरियाणा में तो अप्रत्याशित तौर पे उन्होंने जमाए, और हरियाणा सबसे ज्यादा दिल्ली को घेरे हुआ है। तो उस दृष्टि से, और बहुत सारे ग्रामीण हलकों में आप जानती हैं कि प्रभाव भी, और एक ये भी बड़ी अलग इक्वेशन है, हमारे आम आदमी पार्टी के भाई शायद ज्यादा बता पाएंगे कि ये क्या लॉजिक है कि लोकसभा चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वीप मार देती है और विधानसभा चुनाव में लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो वही दिल्ली के मतदाता हैं। तो ऐसा क्या मतलब मतदाताओं ने भी अपने मन में कोई फैसला कर रखा है कि जब राष्ट्रीय चुनाव होता है, यानी लोकसभा का चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास वोट। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा कि केजरीवाल कहीं ना कहीं जो कट्टर ईमानदार की छवि की बात हो, चाहे दिल्ली की शराब नीति की बात हो, कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौतियां पहले के मुकाबले ज्यादा जो है सख्त दिख रही हैं, कठोर दिख रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि मैं वंशराज दुबे जी के पास आऊं और इन चुनौतियों पर उनका पक्ष दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को सीधे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास लेकर चलते हैं। वंशराज जी, जो चुनौतियां और जिस कट्टर ईमानदार छवि के ऊपर लगे दाग की बात प्रोफेसर गुरमीत ने कही, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? इन चुनौतियों के बीच किला बचा पाएंगे? कोशिशें तो बहुत जो है आक्रामक दिख रही हैं, लेकिन बीजेपी की कड़ी चुनौती सामने उपस्थित है। नेहा जी नमस्कार आपको, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मेरा ये मानना है, आम आदमी पार्टी का भी ये मानना है कि कोई भी चुनाव हो, वो चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए।
जो कि आम आदमी पार्टी कर रही है। पिछले 2013 से लेकर 2024 तक हमने 3 टर्म में क्या क्या काम किए। माताओं बहनों को बस यात्रा देने की बात हो, मुफ्त में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, यानी तमाम ऐसे हमने काम किए जो बुनियादी काम थे, जो दिल्ली में मुझे लगता है 20 साल 25 साल पहले हो जाने चाहिए थे जी। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि दिल्ली के चुनाव में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पॉजिटिव कैंपेन कर रही है, अपने जो काम किए हैं उसको बता रही है, दूसरा अगले 5 साल के लिए हमारा एक बड़ा रोड मैप है कि हम कैसे महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देंगे, कैसे जो है बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को जिनका इंश्योरेंस कंपनियां भी नहीं करती हेल्थ इंश्योरेंस, हम उनको हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर कर रहे हैं कि उनका सारा का सारा इलाज मुफ्त होगा, चाहे वो प्राइवेट में कराएं चाहे जो है सरकारी में अस्पताल में कराएं। कैसे हम पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, कैसे हम जो दलित वर्ग से हमारे नौजवान छात्र हैं उनको विदेशों में पढ़ने के लिए जो है उनकी मदद करेंगे, कैसे जो दिल्ली के अंदर ऑटो वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए और साल भर में 2 बार उनको ड्रेस के लिए पैसा देंगे। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसने काम किया और काम को ही लेकर जा रही है आगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी, उनके नेता शुरू से क्या कर रहे हैं, कोई 1100 रुपए नोट बांट रहा है, परवेश वर्मा का ये तो आपने देखा ही होगा फुटेज, कोई 1100 रुपए नोट बांट रहा है, कोई सरेआम कभी प्रियंका गांधी जी को गाली दे रहा है, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री आदित्य जी को गाली दे रहा है, रमेश भिदोड़ी की बात रमेश भिदोड़ी को आपने सुना होगा। तो दरअसल दिल्ली की जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों से बौखलाई हुई है। इनके पास सिर्फ नेहा जी एक मुद्दा था, चूंकि वो आगे सवाल आएगा और आपने पूछा भी शुरू में, शीश महल का एक मुद्दा ये बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास को ये भारतीय जनता पार्टी शीश महल कहती है जी। आप सोचिए कि पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता टीवी पर आके चिल्ला रहे थे, मीडिया में चिल्ला रहे थे, अरे उसके अंदर तो स्विमिंग पूल है, उसके अंदर तो मिनी बार है, उसके अंदर तो फलाना है, ढिमका है, मतलब अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी की सेना के 2 सिपाही, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने और हमारी मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी ने कल चैलेंज किया आपके सामने, आप चैनलों के सामने, कि हम 11 बजे जाएंगे, सीएम आवास खुलवाएंगे जो मुख्यमंत्री का आवास है, और कैमरे के सामने जाएंगे, मीडिया भी देखे कि कौन से सोने की कमोड की बात भाजपाई चैनल में बैठ के जो कमोड सुबह से शाम तक कमोड वाली बात करते हैं, वो भी आए और पूरा मीडिया पूरा देश देखे कि कौन से सोने की कमोड है, कहाँ मिनी बार है, कहाँ स्विमिंग पूल है। आपको जान के हैरानी होगी। और हमने ये भी कहा कि पहले हम सीएम आवास जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें जब देश की जनता देखेगी तो हम पीएम आवास जाएंगे। हम दिखाएंगे कि पीएम आवास में 2700 करोड़ का पीएम आवास कैसा है, जहां 12 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, जहां 5000 नरेंद्र मोदी जी का सूट है जो एक सूट 10 लाख का है, जहां 200 करोड़ का जो है झूमर लगा हुआ है, जहां 2 लाख की पेन यूज करते हैं और कई सारी पेनें हैं, 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, 8000 करोड़ की हवाई जहाज है, 6800 जोड़ी जूते हैं। तो हमने यही कहा, हमने कहा भाई आज चल के कमोड देखिए, स्विमिंग पूल देखिए, मिनी बार देखिए, मीडिया के साथ हम चलते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जब हमारे दोनों नेता आज पहुंचे तो भाजपा के इशारे पर आप सोचिए वहां का एक जेई पूरी पुलिस फोर्स लगाकर कह रहा है कि आपको अंदर जाने की कोई परमिशन ही नहीं। तो भाजपाइयों, मुझे लगता है कि आज आपको कालिक लगाकर चेहरे पे घूमना चाहिए। मीना जी से समझ लेते हैं जिस आरोप जिस शीश महल की मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिस शीश महल की आप बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने आपको बेनकाब कर दिया। और हमने जब पीएम आवास समझाने की कोशिश की तो वहां भी फोर्स लगा दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहती नेहा जी, आम आदमी पार्टी मुद्दों पे लड़ना चाहती है और दिल्ली की जनता इस बात को समझती है। ठीक है मीना जी उत्तर दे, अगर शीश महल की बात है और सोने के कबोर्ड की बात है तो फिर दिखाने में क्या परहेज? नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा हुआ इन्होंने ये मुद्दा यहाँ पर उठाया जी। देखें, शीश महल का मुद्दा आज का मुद्दा तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल जी उसी शीश महल में रहे, उन्होंने वो शीश महल जनता के पैसों की जो है मिसयूज कर उसको बनवाया जी। और जब वो अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में रहते थे, उनके पास पूरी अथॉरिटी थी, मीडिया को लेकर जाते, लोगों को लेकर जाते, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर जाते और वहां दिखाते कि क्या है और क्या नहीं। इलेक्शन के अनाउंस होने के बाद जो है आपको अब याद आ रहा है कि शीश महल जो है हम लोगों को दिखाएंगे। मीना जी सर आप बोले, मैं बीच में नहीं बोली, काइंडली इतना थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। ठीक है मीना जी, बात पूरी करें। शीश महल जो है वो कोई एक पब्लिक प्लेस नहीं है, कोई पार्क नहीं है कि जब मर्जी ये मुंह उठाए और अंदर चले जाए लोग हजारों की भीड़ लेकर।
मतलब हर चीज का डेकोरम होता है। वो एक सीएम रेसिडेंस, यदि ये कहते हैं कि सीएम रेसिडेंस है, उसका एक प्रोटोकॉल है। यदि मीडिया में जो देखना है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई प्रोब ऑन है, वो अपने आप सामने आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, कितना उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ। करने दीजिए जी। दूसरी बात नेहा जी, जो इन्होंने अभी कहा आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता ने, आपने इनको सुना होगा, इन्होंने सारा का सारा जितनी बात कही, इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे करेंगे करेंगे, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले 10 सालों में इन्होंने दिल्ली में क्या किया। इन्होंने झूठे वादे किए कि हम मुफ्त जो हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, इन्होंने झूठा वादा किया कि हम मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इन्होंने झूठा वादा किया कि हम एक अच्छी शिक्षा देंगे। यदि इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया तो सिर्फ शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, ये सबके सामने ओपन है, सबके पता है कि भाई किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल ने जो है सिख फॉर जस्टिस जो है और पन्नू से खालिस्तानी से जो है लगभग जो है 1.6 मिलियन से ज्यादा जो है वो रिश्वत इन्होंने ली, उनसे फंडिंग करवाई। किस तरह ये मामले तो ईडी के अंतर्गत आते हैं, ईडी स्वयं संज्ञान ले सकती है। नेहा जी अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो जो है सीबीआई ने नया जो है पीडब्ल्यूडी के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है 2012 से लेकर 2019 तक, जब अतिशी और मनीष सिसोदिया के पास इसका पोर्टफोलियो था, वो भी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी खुल गई और लगभग जो 11 जो है ऑफिशियल और एक कंट्रैक्टर के ऊपर जो है वो एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। ये देश की पहली एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी के नाम पर जो है सत्ता में आई और जिसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए, और जो है इनके 18 से ज्यादा जो है एमएलएस जेल में रह चुके हैं और कई मंत्री जो है वो जेल में रह चुके हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट ठीक है, यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी वंशा जी में आऊंगी, जगह नहीं छोड़ी जहां पर मीना जी, मैं छोटी सी टिप्पणी, कांग्रेस की प्रवक्ता भी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद वंशा जी जो भी आपकी आपत्ति है हम दर्शकों के सामने जरूर इसको रखना चाहेंगे। टीना जी, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके लिए ये जो विधानसभा चुनाव है ये एक कड़ी चुनौती, इंडिया गठबंधन से अलग होकर अब आप अपनी जो है इस चुनौती के ऊपर जिस तरीके से काम करें, मुफ्त की गारंटियां, लेकिन यही सवाल तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकार के सामने लगातार बना हुआ है, लेकिन दिल्ली में फिर से वही वायदे। जी शुक्रिया। देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि कल हमने जिस तरीके से प्यारी दीदी योजना की गारंटी दी है दिल्ली वासियों को, और आज हमने 25 लाख जो कि हेल्थ बीमा है वो, क्योंकि हमने ऐसा अपने राजस्थान में किया था, वही वादा लेकर हम दिल्ली में आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जो दिल्ली शीला जी को याद करती है, वो दिल्ली चाहती है कि फिर से कांग्रेस की वापसी हो, क्योंकि आज आप देखेंगे जहां हम बैठे हैं वहां सांस लेने में भी समस्या है, वहां हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। पर ये किसकी बदौलत है? कौन आया था ये अच्छी हवा देने वाले? ये केजरीवाल जी। ये कहते थे कि भाई मैं रेवेन्यू का आदमी हूँ, पंजाब गए तो कहते मैं पैसा आप लोगों को, दीदियों को दूंगा, बहनों को दूंगा, वो आज तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने फिर वादा किया दिल्ली के अंदर 2100 रुपए देने का, वो इनके 2 विभाग उठ खड़े हुए और उन्होंने आके कहा, बाल विकास विभाग ने आके कहा इस तरीके की कोई स्कीम नहीं है। देखिए फर्जीवाल, जिसे केजरीवाल जी को फर्जीवाल कांग्रेस इसलिए कह रही है क्योंकि ये झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बोल कर ही सत्ता में आ गए, सत्ता पर ये 11 साल तक काबिज रहे। लेकिन दिल्ली को क्या दिया? दिल्ली में आज देखिए सिविल किस तरीके से उफंड रहे, सड़कों की हालत देख लीजिए, एक बारिश हो जाए तो इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। इन्होंने कहा था हम यमुना पता नहीं क्या क्या साफ कर देंगे इस दिल्ली को, हम लंदन सिंगापुर बना देंगे। हम भी होकर आए सिंगापुर, तो हम भी लंदन होके आए, हमें तो कहीं दिल्ली ऐसे नहीं लग रही। लेकिन जब शीला जी थी तब उन्होंने दिल्ली को वाकई लंदन सिंगापुर जैसी बनाई, उन्होंने एक मेट्रो जैसी योजना दी, इस तरीके के हाईवे फ्लाईओवर दिए। लेकिन आज केजरीवाल क्या कर रहे हैं? शिक्षा का मॉडल दे रहे थे, शिक्षा जो स्कूल शीला जी के समय बने उन स्कूलों को थोड़ा बहुत सुधार कर ये कहते हैं कि हमने नए, आप बताइए इनके पास कोई है? आरटीआई से जानकारी निकाली है, इन्होंने कोई नए स्कूल नहीं बनाए, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जनता को बदलाया। इसलिए हम जनता के बीच आज हम जा रहे हैं और हम जो वादे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमने जो वादे हिमाचल में किए, जो झारखंड में किए, जो तेलंगाना में किए, जो कर्नाटक में किए, वो वादे हमने निभाए।
इसी तर्ज पर आप दिल्ली के जनता के वादे बीच में और आधे दिल्ली की अधूरे जनता हैं, जानती है ये पूरी बात तरह से नहीं कि निभाए कांग्रेस जा जो रहे वादा करती है वो पूरा निभाती है। जी टीना जी, आधे अधूरे वायदे निभाए गए हैं, पूरे तरीके से ये वायदे नहीं निभाए गए हैं। चाहे ओल्ड पेंशन की बात हो या फिर महिलाओं को जो है जो मासिक भत्ते की बात हो, ये अभी आधे अधूरे स्तर पर ही निभाए गए। छोटा सा नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लगातार हिमाचल के अंदर आपदा आई, हमने केंद्र सरकार से क्या कहा? हमने केंद्र सरकार से कहा कि 9,000 करोड़ तो वहां विपदा के लिए जरूरत थी, आपदा आई, लेकिन इन्होंने रिलीज नहीं किए। तो गलती किसकी है? केंद्र सरकार की गलती। हम तो नहीं, पर वायदे की बात हो रही है ना, आप चाहे कैसे भी निभाएं। जी टीना जी, फिर आप केंद्र पर आश्रित होकर अपनी चुनावी गारंटियों की बात ना करें ना। छाछ तो बोले छल नहीं बोले। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल टीना जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ हमारा पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता जो है वंशराज दुबे आपत्ति जता रहे हैं मीना तरनाइज बीजेपी की प्रवक्ता के स्टेटमेंट पर, उनको भी सुनेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और चलते हैं दर्शकों को लेकर पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर गुरमीत के पास। प्रोफेसर गुरमीत, इससे पहले कि टीना जी मैं आऊँगी आपके पास, इससे पहले कि मैं वंशराज जी के पास जाऊँ, और टीना जी भी, उनकी बात शायद अधूरी रह गई थी, वो कुछ जोड़ना चाहती हैं, उनके पास जाऊँ। प्रोफेसर गुरमीत, आपने तीनों पार्टियों के प्रवक्ता को सुना है, जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत आगे बढ़ी है, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली का जो मतदाता है कहीं ना कहीं इस चुनाव को, 2025 के विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले की तरह देख रहा है? देखिए, निश्चित ही जो पार्टियां होती हैं वो अपनी तरफ से जोर लगाती हैं, वो एंड तक ये भी कहती हैं कि हम मुकाबले में हम पक्का जीत रहे हैं। काउंटिंग जब होती है तब भी कह रही होती हैं। आजकल तो ईवीएम के कारण थोड़े रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। हमने तो वो दौर देखा है जब एक पूरा दिन या इवन 2 दिन तक काउंटिंग होती थी, और दूरदर्शन के जमाने में टीवी पे जब डिस्कशन आते थे तो हमेशा ये चर्चा पूरा दिन चलती रहती थी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिए, पार्टियां कुछ भी कहें, पिछले कई चुनावों से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ जगहों पे हो सकता है कि, लेकिन मतदाता बड़ा क्लियर हो जाता है एंड में चुनाव आते आते। मतलब जैसे कई जगह हम लोग कहते हैं बहुत तगड़ी फाइट है, बहुत तगड़ी फाइट है, हमने कई जगह देखा, और एंड में बहुत क्लियर कट जनादेश आ जाता है। उदाहरण के लिए आप महाराष्ट्र का देख लीजिए जी, ऐसे एक तरफा चुनाव आया है। इवन हरियाणा का देख लीजिए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का नतीजा आएगा। और इवन और राज्यों में, उड़ीसा में देख लीजिए, जहां लगातार नवीन पटनायक जो है वो जीतते आ रहे थे। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि क्या उड़ीसा को दिल्ली में दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उड़ीसा भी एक ऐसा राज्य था जहां नवीन पटनायक तमाम हवा के बावजूद अपनी जो कुर्सी है वो बचाए हुए थे, और लगातार वो एक लंबा रिकॉर्ड उनका बन रहा था। इवन कि सब लोग शिवराज चौहान की चर्चा करते थे, नरेंद्र मोदी की बात करते थे, नीतीश कुमार की बात करते थे, लेकिन नवीन पटनायक भी एक ऐसे नेता रहे जो बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली, और वो भी तब जबकि उनको उस तरह का, जब वो आए थे राजनीति में तो बहुत नोविस माना गया था जी। लेकिन वहां पे तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में सब पार्टियां दावे करती हैं। अब हरियाणा में तो ये साबित ही हो गया कि हम लोग, आप लोग, बहुत सारे ये सारे गलत हो रहे हैं, तो वो जनता की पल्स नहीं पकड़ पाते। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं नहीं कह रहा कि दिल्ली में भी ऐसा होगा, लेकिन कुछ जगहों पर स्विंग वोटर भी होता है, वो सब ठीक है। अमेरिका के चुनाव में भी ये वर्ड बड़ा यूज होता है, स्विंग स्टेट्स, ये वो। पर अपने यहाँ मुझे लगता है मतदाता ने मन क्लियर कट जनादेश वाला, आजकल ज्यादातर राज्यों में क्लियर कट जनादेश आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो मुकाबला त्रिकोणी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एंड में ऐसा लगता है कि मतदाता आजकल ज्यादातर राज्यों में एक स्पष्ट जनादेश देते हैं, और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि अगर उनको ये लगता है कि जिस पार्टी के पक्ष में वो हैं, और कोई एक पार्टी ऐसी है जो केवल खेल बिगाड़ने के लिए है, तो वो फिर अपना चयन उस हिसाब से भी कर लेते हैं। और बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ भी है जहां सीधा मुकाबला भी एंड में हो जाता है। तो इस बात की भी काफी संभावना दिल्ली में भी हो सकती है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो क्योंकि इतने सालों से सत्ता में है, तो वो तो एक बड़ा प्लेयर है ही, वो नंबर 1 पे या नंबर 2। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नवीन पटनायक अरविंद केजरीवाल की तरह लीडर रहे, या फिर अरविंद केजरीवाल नवीन पटनायक की जो गलतियां हुई उससे वाकिफ नहीं है। मैं वंशराज दुबे जी से समझना चाहूंगी। वंशराज दुबे जी, मीना जी ने जो आरोप लगाए और टीना जी ने जो आरोप लगाए, उस पर आप क्या आपत्ति यहाँ पर रखना चाहेंगे दर्शकों के सामने? लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आपकी सरकार की आलोचना हो रही है, दिल्ली शराब नीति, जिस पर ये पूरा जो है बवाल या फिर सवाल या फिर जांच
चलाई गई, मुख्यमंत्री भी जेल में गए और वहाँ से कितने महीने के बाद वो छूटकर बाहर आए जमानत पर। लेकिन सवाल बना हुआ है कि कट्टर ईमानदार की छवि को दाग तो लग चुका है। नहीं, देखिए नेहा जी, पहली चीज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का और जो टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया है। और जो अभी त्रिकोणीय मुकाबले वाली बात चल रही थी, तो मुझे लगता है आज कैलाश गहलोत जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी उनके विपक्ष की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर बैटिंग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अब आप समझिए, अभी जो भाजपा की प्रवक्ता ने एक आंकड़े दिए, उनको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि 18 लोग आम आदमी पार्टी के जेल गए। नहीं, आप गलत हैं। आपकी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने तो वो जुल्म ढाया दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के ऊपर। मीना जी आपके पास मैं आ जाऊंगी, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, वंशराज जी को सुनने दें। मैं बता ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप थोड़ा और बढ़ा के बताते। 167 मुकदमे हमारे विधायकों के, मंत्रियों के, सांसदों के ऊपर गए हुए। 134 लोग अभी तक उसमें बरी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा। मैं आपको आप ही की बात को समर्थन कर रहा हूं। आप 18 मत गिनाया करिए, आप 168 क्या करिए कि हमारे नेताओं के ऊपर आपने 168। मीना जी बात स्पष्ट रूप से नहीं निकल पाएगी। अभी मैं कर दूंगा वो, तो अभी आप गूगल करेंगे। नहीं, हवाई बातें नहीं करता, सुन तो लीजिए पूरी बात। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार पे बात हो रही थी। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगे, देखिए पहली बात तो जो तथाकथित शराब घोटाले की बात है, उसमें हमारे 4 जो बड़े नेता थे जिनको फर्जी तरीके से जो भी एक तरीके से जाल भुना गया, और आज वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेश के बाद वो बाहर जमानत पे है। तो मुझे लगता है जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा तब तक उस पर हम लोग क्या था क्या नहीं था उस पर कुछ नहीं कह सकते। नंबर 2, भ्रष्टाचार पे कौन लोग बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी भोपाल की रैली में खड़े होकर कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरी बगल में खड़ा हो जाए तो मेरी ताप से भस्म हो जाता है। और 3 दिन के बाद उसी 70,000 करोड़ के आरोपी को, अजीत पवार को गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ मीना जी ने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनके जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पर्चे बांटे थे। वाटर घोटाला। हेमंत बिश्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया और उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। मुकुल राय की बात कर लीजिए, येदियुरप्पा की बात कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे वॉशिंग मशीन, नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन में शामिल कराया गया और उसके बाद उनको भाजपा में शामिल कराया गया। अरे ये तो वो पार्टी है जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पता चला कि गाय काटने वाली कंपनी से लोग चंदा लेते हैं, तो इनके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करने वाली बात नहीं। इन्होंने पूछा क्या किया। 1945 से 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर मात्र 24,000 क्लासरूम थे। आम आदमी पार्टी ने 9 सालों के अंदर नए 22,711 जो है क्लासरूम बनाए। शिक्षा का बजट 6,000 करोड़ था, हमने उसको बढ़ाकर लगभग 16,000 करोड़ कर दिया। आप स्कूलों पे आएंगे तो एक पूरा मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, तो ये कहेंगे तो मैं चल के इनको विजिट भी करा दूंगा। मैं टीना जी से उत्तर लेना चाहूंगी जिन्होंने आरोप लगाया कि शीला दीक्षित के स्कूलों में थोड़ा बहुत सुधार किया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, ठीक देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनके कॉलेज आते हैं 12, क्या आपने उनको सैलरी देने का काम किया या नहीं किया? नहीं किया, ये सच्चाई है। अब आपकी ये किसी की आप लेके चलिए कॉलेज, चलिए आपको इतना ही ले जाने का, विजिट कराने का शौक है, करवाइए विजिट शीश महल में। नहीं टीना जी, जिन क्लासरूमों की बात वंशराज ने कही है वो बनाते हैं शीश महल और एक बनाते हैं राजमहल। जो कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। मोदी जी पहले अपने अंदर भी झांक कर देखिए, आप तो रहेंगे राजमहल में और जनता को आप क्या देंगे? कहते हैं 81 करोड़ जनता को आप 5 किलो सड़ा अनाज देंगे। भाई वाह, ये बढ़िया राजनीति है आप लोगों की। आप ये दोनों क्या कर रहे हैं? दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जी के पास मैं आऊंगी, वंशराज जी टीना जी से थोड़ा सुन लीजिए। राजमहल में और जनता जो है पिसती रहेगी। टीना जी वंशराज जी मैं आऊंगी आपके पास। दिल्ली वासियों की आवाज आपने सुनी? ठीक है टीना जी, ठीक है टीना जी निवेदन है मेरा, मैं पहले वंशराज जी की बात बोली। टीना जी, वंशराज जी से मैं पूरा समझ लेना चाहती हूँ जिन क्लासरूम की बात वंशराज जी ने कही है। टीना जी का तो ये कहना है कि शीला दीक्षित ने उन स्कूलों को बनाया।
अरे देखिए, अब ये मैं इनको एड्रेस के साथ बता देता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ कि पिछले 70 सालों में चलिए जहाँ चलना है विजिट करिए। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इस कांग्रेस के समय, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे इस टॉप में और बांटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिन दिल्ली के स्कूलों में सुधार और बड़े कायाकल्प की बात आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, मतदाताओं के मन में तीसरे कार्यकाल के साथ अब इन स्कूलों की छवि के प्रति क्या चल रहा है और क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस जो है इसमें आम आदमी पार्टी के मतदाताओं में सेंध लगा पाएगी और इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे दर्शकों को अपने पैनलिस्ट के पास लेकर चलते हैं। मीना जी, आपने टीना जी को भी सुना और आपने वंशराज दुबे जी को भी सुना, आपके प्रवक्ता, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर गुरमीत सिंह को भी सुना। कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने जो है आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी गारंटियां और आपके वायदे क्या है, इस पर सबसे बड़ा सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। वजह मीना जी? बड़ा अच्छा लगा जब मैंने टीना जी और वंश जी को सुना। ये वही दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जी, जो कुछ चंद महीने पहले एक दूसरे के हाथ पकड़कर जो है ये एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करकर। ठीक है मीना जी को बात कर लेंगे। कश्मीर में मुफ्ती का हाथ पकड़े हुए थे, फिर उनको गलिया। ठीक है ठीक है ठीक है टीना जी यू मेड योर पॉइंट। टीना जी आपका पॉइंट आ गया, मीना जी को सुनने नहीं दीजिए। मीना जी को सुनने दीजिए। टीना जी मेरा निवेदन है, मीना जी बात पूरी करें। लगाया और फिर बाद में एक दूसरे को पत्थर मारना शुरू कर। ये तो के साथ फिर आप टीना जी मीना जी को सुनने दीजिए। समय का सम्मान करें, समय का सम्मान करें, मेरा निवेदन है। बीजेपी तो टीना जी समय का सम्मान करें। मैं वंशराज जी से एक दो सवाल और उसका भी उत्तर समझना चाहती हूँ। टीना जी मेरा अनुरोध है, टीना जी मेरा अनुरोध है। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा अनुरोध है। मीना जी बात पूरी करें संक्षेप में। नेहा जी, वंश जी ने यहाँ पर ये बात कही है, नंबर अपना बता नहीं सके, मैं इनको एग्जैक्ट नंबर बता देती हूँ कि इनके 15 एमएलए जो है वो जेल जा चुके हैं, जिनकी अभी तक ट्रायल चल रही है, कोई भी जो है एक्विट नहीं हुआ। 8 मिनिस्टर जो है वो जेल जा चुके हैं। गुजरात की सरकार ने अमित शाह को तरीफात किया था, शर्मनाक जो है वो अमित शाह को तरीफात किया था भाई। ठीक है अमित शाह कि वो सीएम ऑफिस में एंटर नहीं करेंगे और मजबूरी में ऑनरेबल वंशराज जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी वंशराज जी आपके पास, वंशराज जी मैं आपके पास आऊंगी। समय का सम्मान करें वंशराज जी। हम अपनी बात, मैं प्रोफेसर गुरमीत के पास जाना चाहूंगी। मेरा अनुरोध है मीना जी, वंशराज जी मेरा अनुरोध है, मुझे प्रोफेसर गुरमीत के पास जाने दीजिए, मुझे प्रोफेसर गुरमीत के पास जाने दीजिए, प्रोफेसर गुरमीत के पास जाने दीजिए। मीना जी, वंशराज जी अनुरोध है, मुझे प्रोफेसर गुरमीत के पास जाएंगे। दोनों ही नेताओं पर जो है मामले चले और मेरा अनुरोध है वंशराज जी, मीना जी समय का सम्मान करें, दर्शकों के समय का सम्मान करें। पार्टी है वंशराज जी मेरा निवेदन है, इस मंच के दर्शकों के समय का सम्मान करें, इस मंच के दर्शकों के समय का सम्मान करें। मीना जी और वंशराज जी संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा शिष्टाचार का परिचय दें यहाँ पर। प्रोफेसर गुरमीत संबोधित किया जाता है। प्रोफेसर गुरमीत से मेरा सवाल, प्रोफेसर गुरमीत मैं आपसे समझना चाहती हूँ, केजरीवाल अपने किले को बचा पाएंगे जिन गारंटियों, जिन वादों का वो सहारा ले रहे हैं? क्या अब उनका जो करिश्मा, कहीं ना कहीं ये सभी विश्लेषक बता रहे हैं कि थोड़ी सी चमक जो है पहले से फीकी पड़ी है, लेकिन क्या ये इतनी फीकी पड़ गई है कि वो अपना किला नहीं बचा पाएंगे? और बीजेपी को अगर फायदा पहुंचेगा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग होने से ज्यादा पहुंचेगा, या फिर केजरीवाल की छवि पर जो भी सवाल उठ रहे हैं उससे? प्रोफेसर गुरमीत। देखिए नेहा जी, काश इस सवाल का जवाब मेरे पास होता और मैं आपको बता पाता कि वो अपना किला बचा पाएंगे या नहीं। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि
वो कोशिश पूरी करेंगे अपने किले को बचाने की, और हर राजनेता करता है, और राजनीति में कुछ नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि देखिए लोकप्रियता, आप अभी देख लीजिए जस्टिन ट्रूडो का क्या हुआ 10 साल में। 10 साल पहले वो कितने पॉपुलर थे, और वो कहाँ 67% उनकी अप्रूवल रेटिंग थी, और अब कहाँ पहुंच गए, और किस तरह से उन्हें एक पतली गली से निकलना पड़ा, जिसे हम कहते हैं इस्तीफा देके, और वहां चुनाव होने। तो कहीं भी आप और जगह पर भी देख लीजिए, कोई भी, इवन आप भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, इस बार चुनाव में लोकसभा में कितना 400 पार वाला नारा चल रहा था, और मेजोरिटी मिलनी मुश्किल हुई, और उसके बाद गठबंधन से सरकार चल रही है। तो इसलिए ये तो देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं, शायद मैंने पहले भी आपके यहाँ कहा होगा, कि जो सुई 6 से 12 पे जाती है वो 12 से 6 पे भी आनी ही आनी है। अब वो कैसे आती है, कितनी उछल कूद के साथ आती है, एक झटके में आती है या धीमे धीमे आती है, ये तो कोई राजनीति में अमर तो है नहीं। जो आदमी अपनी सर्वोच्च शिखर पे होता, और यही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत उदाहरण है। मैं तो अभी केवल आपको ताजा उदाहरण बताया, कितने ऐसे तानाशाह हुए हैं दुनिया में, जो बहुत, जिन्होंने अधिकार के साथ सत्ता चलाई, और बाद में बहुत उनकी जो अंत है वो बहुत खतरनाक हो। तो इसलिए राजनीति में कोई परमानेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने एक अलग शैली से राजनीति की, और दिल्ली में जहां भारतीय जनता पार्टी का, जिसे कहते हैं नाक के नीचे, और जैसे मैंने अभी भी कहा, आपसे पहले भी ये बात कही कि एक बड़ी वो है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पूरी क्लीन भी हो जाती है, क्लीन स्वीप भी हो जाती है, लेकिन विधानसभा में आके वो सत्ता में जो आने का उनका सपना है वो अभी भी दूर है, और उनके कई प्रयोग उन्होंने किए, और ये अभी नहीं, पहले से दूर है। पहले शीला दीक्षित ने बहुत लंबे समय तक आप जानते हैं दिल्ली में राज किया था जी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने बीच में एक आध फेज, जब इन्होंने सुषमा स्वराज या शायद सिंह वर्मा या मदन लाल खुराना, आप जानते, 3 नेताओं को बारी बारी से ट्राई किया, लेकिन वहां पर जो वो कहते हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता में आ जाती है वैसे जाती नहीं है, तो वो दिल्ली के मामले में कम से कम वो कामयाब नहीं हुआ है, और इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे इस बार कि अरविंद केजरीवाल का किला ढहाएं। आप जानते हैं कुछ लोगों को तोड़फोड़ भी चली है, आम आदमी पार्टी से भी कुछ प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, और बीजेपी से भी कुछ नेता आम आदमी पार्टी बीजेपी से भी, हाँ, तो ये भी आवाजाही का सिलसिला एक दूसरे के साथ चलता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे वंशराज जी कह रहे थे कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने एक अलग तरीके से राजनीति की, खासतौर पर जो निर्बल वर्ग है, जो ऑटो वाले हैं, जो और लोग जो गरीब वर्ग है, जो बुजुर्ग है, मोहल्ला क्लिनिक है, या और जो सारी चीजें, उनको लेकर उन्होंने अपने तरह से पॉलिसीज बनाई, या जिसको सो कॉल्ड फ्रीबीज भी कहा गया। हालांकि बाद में बहुत सारी पार्टियां उनका अनुसरण करते भी दिखाई दी। ये जो इस मामले में जो पॉपुलिस्ट घोषणाओं के मामले में प्रधानमंत्री खुद उन्होंने काफी जगहों पर ये कहा कि हमें सख्त फैसले लेने की जरूरत है। शुरू में कड़वी दवाई की बात की और फ्रीबीज के खिलाफ बयान भी दिए, लेकिन उनकी अपनी पार्टी भी, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, तो अब वो ऐसा हो गया है सब जगह, इवन कांग्रेस भी। तो कई चीजें ऐसी हुई हैं जो दिल्ली में उनका जो प्रयोग है वो सफल रहा है। अब वो इस बार रहेगा या नहीं, जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि वो किला बचा पाएंगे या नहीं, इसका जवाब तो शायद अरविंद केजरीवाल के पास भी नहीं होगा, और वंशराज जी कहेंगे जरूर कि हम पक्का बचाएंगे, शायद उनके मन में भी जवाब नहीं होगा। ये राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले चुनाव के बाद सीटों का खामियाजा जो दूसरे चुनाव में भुगतना पड़ा, उसके बाद तीसरे चुनाव के भी जो आंकड़े हमारे सामने हैं, कहीं ना कहीं टीना जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी वंशराज जी से ले लूं, फिर टीना जी के पास और फिर मीना जी के पास भी, क्योंकि समय जो है बहुत ही अब सीमित रह गया है शेष। वंशराज जी, छोटी सी टिप्पणी। देखिए गुरमीत भाई ने जो भी बात कही वो बात सही है, लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता इस बात को देख रही है कि 3 पार्टियां हैं चुनावी मैदान में। एक आम आदमी पार्टी है जो जिसकी लगभग 11-12 सालों से सरकार चल रही है, और लगभग जितने वादे गारंटी उन्होंने दिया वो सब पूरा किया, और उनके पास नेता भी है। उनके सारे कैंडिडेट इस समय ग्राउंड पे हैं, पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हमारे सारे कैंडिडेट ग्राउंड पे हैं। तो हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है, एजेंडा भी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है। तो दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 8 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जी की चौथी बार सरकार बनने जा रही है। चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, ये दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी। कांग्रेस से टीना जी। जी, ये जन लोकपाल बिल लेकर आने वाले थे, आ गया क्या वो लोकपाल बिल? ये सत्ता में इसी तर्ज पर आए थे ना, गला फाड़ कर बोलते थे जन लोकपाल बिल आएगा, बहुत आंदोलन किया अन्ना हजारे के साथ। आज हम पूछ रहे अन्ना हजारे कहाँ है और कहाँ है केजरीवाल, जो जन लोकपाल बिल आया या नहीं आया?
और लगातार ये कह रहे हैं हम अच्छी शिक्षा मॉडल देंगे। अरे बताइए ना कितने स्कूलों में आप अच्छी शिक्षा लेकर आए, कितने ऐसे सरकारी स्कूलों के अंदर आप अच्छी व्यवस्था कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ झूठ का मुखौटा पहना और वो दिल्ली की जनता ने उनका झूठ का मुखौटा पकड़ लिया है। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और ये बीजेपी की बात कर लेते हैं, ये तो लाड़की बहन योजना लेकर आए महाराष्ट्र में, जिस समय चुनाव होने से पहले किस्त भिजवा भी दी, लेकिन आज आप भी देखते हैं किस तरीके से 20 लाख महिलाओं को ये लिस्ट से बाहर कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये तो अपात्र है। लगातार झूठ बोला जाता है, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये महिलाओं को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरीके की राजनीति करना बंद करिए और सच बोलना शुरू कीजिए। कौन सा नेता जनता के लिए राजनीति कर रहा है और खुद के लिए राजनीति कर रहा है? टीना जी निवेदन है मीना जी से समझिए, मीना जी से समझिए। टीना जी मीना जी के पास संक्षेप टिप्पणी। मीना जी सुन पा रही है तो एक छोटी सी टिप्पणी आपसे। जी नेहा जी, देखिए आज जो है दिल्ली की जनता को जो है बिल्कुल पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी जो है एक भ्रष्ट पार्टी है, जो दिल्ली को जो है सिर्फ एक पोल्यूटेड सिटी बनाने में लगी हुई, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे वो पोल्यूशन के रूप में हो, चाहे वो झूठे प्रोमिसेस के रूप में। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दिल्ली को जो है इस गर्द से बाहर निकाल सकती है। और बहुत जल्दी जो है अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को क्या भ्रष्टाचार से भी मुक्त करा पाएगी? मजाक कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा मजाक किया है ये तो। टीना जी समय समाप्त हो गया। भ्रष्टाचार की बात हो, पॉल्यूशन की बात हो या फिर दिल्ली के विकास की बात हो, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और दिल्ली का दंगल, अरविंद केजरीवाल अपना किला बचा पाएंगे या फिर कांग्रेस जो अपनी पुराने अच्छे दिन है उसको दिल्ली में वापस ला पाएगी, या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं अपना जो दशकों पुराना सपना है उसको साकार कर पाएगी? और दिल्ली के मतदाताओं के मन में क्या है, इसका जवाब तो मतदान के बाद, नतीजों के बाद ही सामने आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपेक्षा है कि फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाइए। अब हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए जिस टीवी के साथ। नमस्कार।